हैं? अरे घर दूर है भैया। आप सोचो रास्ते में गाड़ी उल्टी सीधी चलाना मतलब। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, कहाँ पहुंचे थे बताओ। तो तुमने इन 20 मिनटों में यहाँ बैठ के पढ़ाई की होगी ना। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है। हमने ये कर लिया था सवाल ना। चलिए। हाँ, इतने अच्छे बच्चे हो तुम लोग यार। क्या ही तारीफ करूं मैं तुम्हारी। देखिए, एक चीज समझिएगा। करंट डेंसिटी, इट इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट। करंट, क्या हो गया? हाँ? क्या हुआ, क्या हुआ, क्या? अच्छा, हरियाणवी बोल गया। अपन तो इधर देखते हैं। करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी क्या होती है, उसको थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूं। करंट डेंसिटी के बारे में देखो, आपने जितने भी वायर्स देखे होंगे सब ऐसे सिलेंड्रिकल वायर देखे होंगे ना। अरे, प्रभु कह रहा सारे वायर नहीं देखे सर। मतलब जहां कहीं भी कोई वायर आपने देखा भी होगा तो वायर ऐसा सिलेंड्रिकली तो होता है ना। तो उसका सभी जगह एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म होता है या नॉन यूनिफॉर्म होता है? यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है। अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म है और हम करंट डेंसिटी को कैसे डिफाइन करेंगे, मैं डेफिनेशन लिखवा दूंगा। करंट डेंसिटी जो होती है उसको हम जे से रिप्रेजेंट करते हैं। वेक्टर क्वांटिटी पहले समझिए, उसके बाद लिखेंगे। इट इज नथिंग करंट फ्लोविंग पर यूनिट एरिया। ये करंट डेंसिटी होती है। लेकिन यार, अगर मैं आपसे कहूं एक सिंपल बात बताइए अब मेरे को। अच्छा, कई बार इलेवेंथ की फिजिक्स की खूबसूरती है कि वो आपको नजर आती है, यू कैन विजुअलाइज व्हाट हैपेंड एक्चुअली। ट्वेल्थ की फिजिक्स नजर नहीं आती, खुद सोचनी पड़ती कैसी होगी। करंट फ्लो हो रही है तो आपको इमेजिन करना पड़ेगा हो रही होगी यार। इलेक्ट्रॉन है, आपको इमेजिन करना पड़ेगा। फील्ड आपको इमेजिन करना पड़ता है। वहां दिखता है कि फ्रिक्शन होता है। नहीं समझ में आई बात? वहां दिखता है किसी ट्यूब से अगर पानी फ्लो कर रहा है तो हमने कई बार अलग अलग तरह की ट्यूब से पानी फ्लो होता हुआ देखा है। अगर मैं आपसे कहूं कि यार मेरे पास कोई ऐसी ट्यूब है और इसी ट्यूब से पानी फ्लो कर रहा है, डेफिनेटली अगर जितना पानी यहां से पर यूनिट टाइम एंटर करेगा उतना यहां से बाहर निकलेगा। अब यार एक बात बताओ, यहां से वाटर एंटर कर रहा है और यहां से वाटर बाहर निकल रहा है। 1 kg वाटर पर सेकंड इतने बड़े एरिया से एंटर करता है तो आराम से एंटर कर जाएगा। पर उतना ही पानी छोटे एरिया से निकलेगा। तो उतने 1 सेकंड के अंदर 1 kg पानी की जब निकलना है तो उसकी स्पीड बढ़नी पड़ेगी ना। तो हम इसको इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से 11th में समझते थे कि एरिया कम है तो स्पीड ज्यादा होती है। A1 V1 बराबर A2 V2, याद है कुछ ऐसा था ना? ठीक है, वो दिखता है आपको। पर यहां मैं आपसे एक बात करूं कि मेरे पास वेरिएबल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का पाइप है या कंडक्टर है, इससे करंट फ्लो रही है। तो जैसे हम बात करते हैं कि जितना पानी यहां से पर यूनिट टाइम एंटर कर रहा है उतना यहां से निकलना जरूरी है, क्योंकि पानी अंदर बीच में इकट्ठा नहीं हो रहा है। वो कंजर्व है। जितना एंटर करेगा उतना बाहर निकलेगा, वो कंजर्व है। एक सिंपल बात बताइए, जितना चार्ज यहां से एंटर करेगा उतना ही चार्ज यहां से बाहर निकलेगा, क्योंकि चार्ज भी कंजर्व है। तो जितनी करंट यहां से एंटर करेगी उतनी करंट यहां से बाहर निकलेगी। बात बहुत क्लियर है। तो इसके मैं बहुत सारे छोटे छोटे एरिया क्रॉस सेक्शन कट कर दूं, यहां तो सब जगह एरिया सेम होगा यहां से यहां तक। पर यहां वेरिएबल है ना। नहीं समझ में आई बात? तो जहां वेरिएबल एरिया है वहां करंट डेंसिटी कहीं ना कहीं मीनिंगफुल होती है, अदरवाइज कोई मतलब ही नहीं बनता। आप यार मुझे बताइए, मैं आपसे कहता हूं करंट डेंसिटी करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया। जितनी करंट यहां से एंटर करेगी I1, उतनी यहां से बाहर निकलेगी I2। और यहां वाला एरिया अगर मैं ए कंसिडर कर लेता हूं और यहां की करंट आई कंसिडर कर लेता हूं, तो क्या I1 इक्वल टू I2 इक्वल टू I3 होगा? मतलब आई होगा। बहुत सिंपल सी बात है ना। क्या सब जगह एरिया सेम है? तो सब जगह करंट डेंसिटी सेम होगी या अलग अलग होगी? जब कोई क्वांटिटी सब जगह सेम है तो उसको डिफाइन करने का कोई मतलब नहीं बनता। इसका मीनिंग कब है वो समझिएगा ध्यान से। जैसे मैं आपसे कहूं कि एक बल्ब था, उस बल्ब से आपने लाइट को ऑन किया, स्विच ऑन किया, तो लाइट की रेज इस तरह से बाहर निकलेंगी। इस तरह से लाइट रेज बाहर निकलेंगी। क्या लाइट रेज को हम एनर्जी बोल सकते हैं? क्या हुआ, मतलब आवाज कैसे, तुम्हारा इतना सन्नाटा कैसे हो गया? एनर्जी नहीं है वो। एक बात बताइए मुझे, ये बल्ब है, इस बल्ब की पावर 100 वॉट है, इसका क्या मतलब हुआ? वॉट क्या होता है? जूल पर कुलम, सॉरी जूल पर सेकंड। मतलब 100 जूल पर सेकंड की एनर्जी ये प्रोड्यूस कर रहा है। कितनी प्रोड्यूस कर रहा है?
100 जूल पर सेकंड की एनर्जी ये प्रोड्यूस कर रहा है। आप समझिए मेरी बात को ध्यान से। अगर मैं आपसे कहूं कि बेटा अगर ये 100 जूल एनर्जी एक सेकंड में प्रोड्यूस कर रहा है, जिसकी वजह से इसकी पावर इतनी बनी, यहां एक छोटा सा स्फीयर बनाता हूं, फिर यहां एक स्फीयर बनाता हूं, मैं दो स्फीयर्स बना रहा हूं, इसका रेडियस R1 है, इसका रेडियस R2 है। यार एक बात बताइए, इस छोटे वाले स्फीयर से पर सेकंड कितनी एनर्जी बाहर निकलेगी? 100 जूल। अरे बीच में एनर्जी इकट्ठी थोड़ा ना हो रही है, जितनी एनर्जी ये प्रोड्यूस करेगा वो पर सेकंड यहां से बाहर निकलेगी और यहां से भी बाहर निकलेगी ना। यार मुझे एक बात बताइए, अगर एनर्जी सब जगह सेम है, यहां से बाहर निकलने वाली एनर्जी और यहां से बाहर निकलने वाली एनर्जी बराबर है, तो बताइए एनर्जी डेंसिटी ज्यादा कहां होगी? जहां एरिया कम होगा। आप मुझे बताइए, अगर मैं इसको करंट बोल देता है, रेडियल करंट, तो अब आप कहोगे साहब यहां से पर यूनिट टाइम बाहर निकलने वाला चार्ज यहां से बाहर निकलने वाले चार्ज के बराबर होगा। इसका मतलब करंट दोनों जगह सेम होगी, पर यहां सरफेस एरिया कम है, यहां सरफेस एरिया, तो यहां करंट डेंसिटी, यहां करंट डेंसिटी। नहीं समझ में आई बात? ऐसी जगहों पे करंट डेंसिटी मीनिंगफुल होती है, या जहां एरिया बदल रहा हो वहां मीनिंगफुल होती है। एरिया सब जगह सेम है तो मीनिंगफुल नहीं होती, लेकिन डिफाइन तो करेंगे, डिफाइन करेंगे ना। तो जब हम डेफिनेशन देते हैं, इट इज नथिंग, इट इज करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया, करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया। एक और इंटरेस्टिंग चीज है, आप देखिए, आपने ना इससे कई बार अपने घर में देखा होगा कि हम सैलेड वगैरह काटते हैं, खीरा वगैरह, तो कुछ लोग ऐसे काटते हैं वर्टिकल, तो सर्कुलर स्लाइस बनती है उसकी, कुछ लोग स्लैंटेड काटते हैं। एक ही खीरे को आपने ऐसे कट किया, सर्कुलर साइड बनेगी, स्लैंट काटा तो ऐसे इलिप्टिकल बनती। कौन से वाले का एरिया बड़ा होगा? इलिप्टिकल का। ये बहुत सिंपल चीज है ना। एक बात और समझिए, वेक्टर बड़ा होता है या उसका कंपोनेंट? बहुत बढ़िया, कंपोनेंट बड़ा होता है। मतलब ये टैलेंट लाते कहां से हो? एक सुर में गलत। जी, जीवन में कभी वो टैलेंट भी तो लाओ कि एक सुर में सही बोले यार। कंपोनेंट का मतलब टुकड़ा होता है, इस पेन का टुकड़ा पेन से छोटा ही होगा गरीबों। वेक्टर बड़ा होता है या कंपोनेंट? वेक्टर बड़ा होगा ना, कंपोनेंट तो छोटा ही होगा। अब ध्यान से समझना, 24 साल के टीचिंग करियर में मैं ये समझ नहीं पाया कि ये 24 साल पहले भी ये टैलेंट होता था बच्चों में, आज भी है। अगर उनको सही बोलना है तो दो चार लोग बोलेंगे इधर उधर से, लेकिन अगर गलत बोलना है तो सुर में बोलेंगे। पता नहीं कहां से लाते हो इतनी काबिलियत। अच्छा मेरी बात सुनिए, नहीं नहीं, अब आ जाओ वापस अपनी जगह पे। यहां मैं एरिया ले रहा हूं, ध्यान से समझना बेटा, ये काम की चीज है, कई जगह काम आती है। ये वाला जो एरिया है ना, ये मान लीजिए ए डैश है, कितना है? ठीक है, इस एरिया की मैं बात कर रहा हूं। क्या एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी जिसका डायरेक्शन प्लेन के परपेंडिकुलर होता है? याद रखिए, एरिया ऑलवेज लाइज इन द प्लेन। जब मैं बात करूंगा एरिया, तो एरिया प्लेन में लाई करता है, लेकिन एरिया वेक्टर प्लेन के परपेंडिकुलर लाई करता है। जरा मुझे बताइए, ये मेरा हाथ ऐसे था, अगर मेरे हाथ का एरिया वेक्टर इधर है, मैं अपने हाथ को थीटा से घुमा दूं, तो क्या एरिया वेक्टर भी थीटा से घूम जाएगा? तो एक बात बताइए, ये तो मेरा एरिया ए डैश था, यहां मैं एक स्लैंटेड एरिया ले लेता हूं लाइक दिस। अब बताइए, अगर ये वाला एरिया ए है, तो यार ए बड़ा होगा या ए डैश? ए बड़ा होगा, बहुत क्लियर है। एक बात बताइए, ये लाइन जो है, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, इनके बीच का एंगल थीटा है, मुझे बताइए ये एंगल कितना होगा? थीटा ही होगा ना भाई। आपने अगर एरिया को घुमाया तो वो भी उतने एंगल से घुमा है ना, थीटा है। ठीक है, ए अगर ये है तो ए का ये कंपोनेंट क्या होगा? ए कॉस थीटा। तो याद रखिए, क्योंकि ए डैश बड़ा था और बड़े वाले का कंपोनेंट छोटे के बराबर हो सकता है, लेकिन छोटे का कंपोनेंट कभी बड़ा। ये कैसे पॉसिबल है कि 10 न्यूटन का फोर्स लगा रखा था, उसका कंपोनेंट 20 न्यूटन हो गया? 20 का कंपोनेंट 10 पॉसिबल है ना। तो हमेशा बड़े वाले का कंपोनेंट छोटा पॉसिबल है, पर छोटे का कंपोनेंट बड़ा पॉसिबल। तो कभी भी हम इस वाले का कंपोनेंट उसके बराबर करने की गलती नहीं करेंगे। हमेशा बड़े वाले का कंपोनेंट लेना, छोटे वाले का लो, छोटे वाले के बराबर करना है। तो दिस मस्ट बी इक्वल टू ए डैश ना। अब मान लीजिए इधर करंट जा रही है आई, और करंट ऐसे सब जगह से आई पास हो रही थी। यहां अगर मुझे करंट डेंसिटी डिफाइन करनी हो, तो जरा मुझे बताइए, अगर मुझे ए डैश एरिया दे दिया जाता तो मैं क्या करता? आई अपॉन ए डैश ना। बट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए डैश? ए cos थीटा। दिस बिकम्स आई अपॉन ए cos थीटा। बताइए आई की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? जे ए cos थीटा। Once upon a time there was a chapter known as vector. A dot B becomes equals to AB cos theta. ऐसा होता था। तो क्या J dot A
जे cos थीटा है, तो क्या मैं आई की वैल्यू अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूं तो इसको जे डॉट ए लिख सकता हूं? अगर मैं इसको जे डॉट ए लिख रहा हूं तो क्या डॉट प्रोडक्ट को हम स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर बोलते हैं? क्यों बोलते हैं? उन दोनों वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट से जो क्वांटिटी बनती है वो स्केलर होती है। तो करंट डेंसिटी क्या है? वेक्टर। एरिया क्या है? वेक्टर। लेकिन करंट क्या है? करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी विद डायरेक्शन। डायरेक्शन होती है बट स्टिल इट इज व्हाट? स्केलर। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के वेक्टर होने के लिए हम छोटी क्लासेस में आपसे बात करते थे कि यार किसी के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है तो वो वेक्टर स्केलर होगा, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों है तो स्केलर हो जाता है, वेक्टर हो जाता है। बहुत क्लियर है, सिर्फ डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड होने से वेक्टर नहीं होता, हो सकता है। A physical quantity will be a vector if it satisfied the three conditions. उनमें से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होगी, वो वेक्टर नहीं होती। पहली कंडीशन, उसके पास स्पेसिफिक डायरेक्शन होनी चाहिए। याद रखना क्या होनी चाहिए? स्पेसिफिक डायरेक्शन उस डायरेक्शन को बोलते हैं जो बदली जा सके, जो चेंज की जा सके। क्या की जा सके? तो चेंजेबल डायरेक्शन को बोलते हैं स्पेसिफिक डायरेक्शन। उसके पास स्पेसिफिक डायरेक्शन होनी चाहिए। एक बात बताइए, क्या टाइम के पास डायरेक्शन होता है? होता है। इट्स ऑलवेज फ्लोइंग फ्रॉम पास्ट टू फ्यूचर। अरे यार, टाइम के पास डायरेक्शन होता है पर तेरे अंदर दम नहीं है जो तू बदल दे। हेलो, वो टाइम मशीन अलग दुनिया है, मोहम्मद चले जाना आ जाओगे भी। ठीक है, आप टाइम बदल सकते हो कि हमेशा किधर फ्लो करता है? पास्ट टू फ्यूचर, पर चेंज नहीं किया जा सकता, वेक्टर नहीं होगा कभी भी। ऐसी डायरेक्शन जो बदली जा सके, फोर्स लगाओ, क्या बदल सकते हो? क्या एरिया वेक्टर बदल सकते हो? फील्ड बदल सकते हो? जो बदला जा सके उसको बोलते हैं स्पेसिफिक डायरेक्शन, जो बदली जा सके। नंबर वन। नंबर टू, ये वेक्टर के लॉज को फॉलो करे। वेक्टर का अपना खुद का एल्जेब्रा होता है। आप जानते हो ऑर्डिनरी एल्जेब्रा में अगर मैं 3+4 करूंगा तो 7 मिलेगा, मिलेगा ना? लेकिन वेक्टर एल्जेब्रा में 3+4, 1 से 7 के बीच में कुछ भी मिल सकता है, डिपेंडिंग ऑन एंगल बिटवीन देम। भूल गए? वेक्टर एडिशन की मिनिमम वैल्यू a-b और मैक्सिमम a+b। तो 3+4 7, 4-3 1, 1 से 7 के बीच में कुछ भी मिल सकता है ना। तो ये जो क्वांटिटीज होती है, ये वेक्टर का अपना खुद का एल्जेब्रा होता है, उसके रूल्स को फॉलो करे। हम कहते हैं वेक्टर एडिशन के लॉज को फॉलो करे। दूसरी कंडीशन। एंड तीसरी कंडीशन, a प्लस बी मस्ट बी इक्वल टू b प्लस ए। दिस इज कॉल्ड एज कम्यूटेटिव लॉ। क्या बोलते हैं? a प्लस बी मस्ट बी इक्वल टू b प्लस ए। व्हाट इज दिस? कम्यूटेटिव लॉ। 6th 7th क्लास में होता था तुम्हारे मैथमेटिक्स में। तो इन तीन कंडीशंस में अगर एक भी कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होगी, फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर नहीं होगी। पहली कंडीशन क्या? स्पेसिफिक। कौन सी डायरेक्शन? जो बदली जा सके। दूसरी क्या? वेक्टर लॉज को, वेक्टर अलजेब्रा के लॉज को फॉलो करे, मतलब वेक्टर एडिशन के लॉज को फॉलो, इतना बोल दो आप। तीसरी कंडीशन क्या? एडिशन मस्ट बी कम्यूटेटिव। क्या होना चाहिए? a प्लस बी इक्वल टू। इनमें से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होगी तो वेक्टर। कहानी क्लियर? अब यहां डायरेक्शन भी होती है करंट के पास। करंट के पास डायरेक्शन भी होती है, मैग्नीट्यूड भी होती है। डायरेक्शन ऐसी हो सकती है जो हम बदल सकते हैं, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए इधर से करंट आती है मेरे पास 3 एम्पियर और इधर से करंट आती है मेरे पास 4 एम्पियर, तो डेफिनेटली इधर करंट जाने वाली करंट कितनी होगी? 7 एम्पियर। ये आपने एल्जेब्रिक सम किया है। अगर ये दोनों 90 डिग्री पे थे तो वेक्टर क्या बोलता है? 5 होना चाहिए था। अरे वेक्टर क्या बोलता है? दो वेक्टर 90 डिग्री पे हो तो √a² प्लस, तो 3 और 4 का वेक्टर सम 90 पे क्या देगा? पर ये 5 तो नहीं है ना। दिस इज द ऑर्डिनरी एल्जेब्रा ना। सो दिस विल बी व्हाट? स्केलर क्वांटिटी। ये वेक्टर नहीं होगी। आई होप कहानी क्लियर हो गई होगी। ठीक है, लेकिन करंट डेंसिटी क्या होती है? वेक्टर। अब लिखिए, पहले डेफिनेशन लिखेंगे, जल्दी आ जाओ फटाफट। मुझे क्या है, वो 20 मिनट कंपनसेट करने हैं ना, समझो बात को तुम। हाँ, ज्यादा इमोशनल बोले। लिखो, करंट फ्लोविंग पर यूनिट एरिया, करंट फ्लोविंग पर यूनिट एरिया परपेंडिकुलर टू area of cross section, current flowing per unit area perpendicular to area of cross section, called as current density, called as current density. Current flowing per unit area perpendicular to area of cross section is called as current density. आगे लिखो, it is a vector quantity, it is a vector quantity whose direction is,
इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी whose direction is always it is a vector quantity whose direction is always in the direction of electric current whose direction is always in the direction of electric current. It is a vector quantity whose direction is always in the direction of electric current. Simple. फॉर्मूला बहुत आसान है. J इक्वल टू क्या होगा? I अपॉन A. अब मुझे बताइए, क्या हम इसकी यूनिट बता सकते हैं? बता सकते हैं ना बेटा यार, क्या होगी बताओ? एम्पियर पर मीटर स्क्वायर ना. बोलो यार, क्या डायमेंशनल फॉर्मूला बता सकते हो? बताओ कैसे निकालोगे? एम क्या आ रहा है इसमें? नहीं, अरे एम नहीं आ रहा ना. एम क्या होगा? 0. एल कितना? -2 है ना, ऊपर जाएगा तो. टी आ रहा है क्या? 0. ए -1. अगर आप चाहें तो एल -2 ए +1, एल -2 A1 भी लिख सकते हो, लेकिन राइट वे इज दिस. समझ में आ गई बात? जो फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं, उनका जो पहले 4 पैरामीटर्स लिखे जाते हैं, उनकी डिपेंडेंस और इंडिपेंडेंस शो करना जरूरी होता है. दैट इज द राइट वे. पर कुछ लोग सीधा ऐसे भी लिख देते हैं, ये भी चलेगा, पर दिस इज द मोर करेक्ट. ये बनाने की जरूरत नहीं है ना, इस पर टाइम वेस्ट नहीं करना है अपन को, बस यहाँ तक ही बनाना है. हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बढ़ जाए. देखिए, एक सिंपल चीज है, जहां भी चीजें वेरिएबल होती हैं, वहां कैलकुलेशन में हमेशा इंटीग्रेशन की हेल्प ली जाती है. बहुत क्लियर है? क्या कोई वेरिएबल नहीं था, सब जगह करंट सेम था, आप ऐसे निकाल सकते हो, जे डॉट ऐसे जे कोस थीटा मिल जाएगा. सपोज करंट इधर फ्लो हो रही थी, पर करंट वेरिएबल थी. इस कंडीशन में आप यहां पूरा एरिया लेने के बजाय एक छोटा सा एलिमेंट्री सेक्शन कंसीडर करोगे, जिसका एरिया वेक्टर इधर होगा डी ए, जो कि इसकी एक्सिस से थीटा एंगल पर है. आप मुझे बताइए, यहां अगर आपसे बात की जाए तो हमारी जो यही डेफिनेशन होगी वो कैसे बन जाएगी? जे, या छोटे से एरिया से जाने वाली जो करंट डेंसिटी होगी, छोटी सी करंट जो होगी, उसको कैसे लिखूंगा? जल्दी बताइए मुझे, जल्दी बताओ मेरे को. करंट जे की वैल्यू क्या लिखूंगा मैं? यहां से जाने वाली करंट क्या होगी? ना 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 बेटा, आई तो पूरे से जा रही होगी ना, डी आई ना. तो डी आई अपॉन डी ए कोस थीटा लिखूंगा ना. हमें इधर वाले से मतलब है ना. बोलो भाई. अब बताइए, यहां से डी आई की वैल्यू कितनी होगी, ये भी बता दो मुझे. जे डी ए कोस थीटा. क्या डी आई की वैल्यू जे डॉट डी ए लिख सकता हूं? अब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तमीज से, तो टोटल करंट मिल जाएगी ना. तो आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ जे डॉट डी ए. अगर कहीं ऐसा हुआ तो हम इसकी हेल्प लेंगे, बस इसको एक बार लिख लो.
पढ़ जाएं। चलिए एक क्वेश्चन लिखिए, लिखिए अ पॉजिटिवली चार्ज्ड beam of ions, a positively charged beam of ions flowing through the a positively charged beam of ions flowing through the area cross section 2 millimeter square, area cross section 2 millimeter square. If 8 into 10 to the power 18, 8 into 10 to the power 18 electrons, sorry, ions passing per unit time, 8 into 10 to the power 18 ions passing per unit time through the area of cross section, through the area of cross section, find out current and current density in the beam, find out current and current density in the beam. चलिए साहब, ये क्या दे रखा है हमें? चार्ज आयंस पासिंग पर यूनिट टाइम। याद रखिए हमारा जो फॉर्मूला करंट का बना था पिछली क्लास में अपन ने बात की थी क्यू बाई टी, क्यू की वैल्यू एन ही थी ना। आप मुझे बताइए एन क्या है? ये टोटल नंबर ऑफ आयंस होता है, और ये एन अपॉन टी नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट टाइम है ना, तो ये वैल्यू हमेशा इसकी होती पर सेकंड अगर बोल रखा है तो, राइट। तो हम क्या लिखेंगे बताइए? एन बाई टी की वैल्यू 8 इंटू 10 की पावर 18 ना, इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 ना। बोलो भाई, आप मुझे बताइए यहां से करंट और एरिया निकाल सकते हो क्या? चलो निकाल के बताओ जल्दी से क्या मिलेगा। एरिया दे रखा है ना, मिलीमीटर स्क्वायर है, दैट बिकम्स व्हाट? 2 मिलीमीटर स्क्वायर बिकम्स व्हाट? 4 इंटू 10 की पावर, आई एम सॉरी, 2 इंटू 10 की पावर -6। करंट कितनी आई? 1.28 आएगी ना। ये तो आ जाएगी 1.28 एम्पियर। कहानी क्लियर? और यहां जब हम रखेंगे 1.28 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10 की पावर -6, हेलो, दिस बिकम्स 6.4 लिख दूं? 6.4 इंटू 10 की पावर 5 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। चलो ठीक है ना। हाँ जी, हाँ जी, आया कुछ समझ? अब जो हम बात करने जा रहे हैं जिस कंसेप्ट की, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और करंट के सारे जो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस होते हैं वो यहीं से बनते हैं, मतलब उनका बेस यही है, उनका बेस यही है। तो यहाँ कुछ छोटी सी कैलकुलेशन होंगी, सिंपल सिंपल कैलकुलेशन है, और कुछ फॉर्मूले आएंगे बहुत बदसूरत से जो देखने में आपको बिल्कुल अच्छे नहीं लगेंगे, लेकिन उनको याद करने के तरीके बड़े आसान होते हैं, राइट। आप आसानी से उनको मेमोराइज कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। हम बात करेंगे माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस ऑफ करंट एंड इट्स पैरामीटर्स। करंट के रिगार्डिंग पैरामीटर्स क्या क्या होंगे। इस यूनिवर्स में जो भी फ्लो करता है उसका फ्लो आसान नहीं होता, उसके फ्लो के लिए कुछ चीजें हमेशा डिफाइंड होती है। आप अगर खुद भी तेजी से भागना चाहोगे ना तो यहाँ फ्रिक्शन लगेगा, रेजिस्टेंस है, हवा का अपना रेजिस्टेंस है। कार चल रही है वो भी फ्लो है, वो भी हवा का रेजिस्टेंस फेस कर रही है। पानी फ्लो कर रहा है वो विस्कस फोर्स को फेस कर रहा है।
करंट फ्लो कर रहा है वो रेजिस्टेंस को फेस कर रहा है। तो हर चीज फ्लो जो करती है वो किसी ना किसी रेजिस्टेंस को फेस करती है। तो जब हम बात करेंगे करंट है, आप मुझे बताइए, हमने कहा था करंट फ्लो की नेसेसरी कंडीशंस क्या है? वी नीड फ्री चार्ज कैरियर्स, नंबर वन। सेकंड क्या था? ये लो, बस। हाँ, पेज पलट लो। पहला तो फ्री चार्ज कैरियर्स चाहिए। दूसरा, हमें एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करना होता है। मैंने पोटेंशियल डिफरेंस के बजाय किसको प्रायोरिटी दी थी? हमें एक फोर्स चाहिए जो लगातार किसी डायरेक्शन में लगे उनको भगाए। नहीं समझ में आई बात? तो आप जब करंट फ्लो करवाते हो तो चार्ज कैरियर जब चलते हैं तो इतना आसान थोड़ी है। कितना नंबर बताया था मैंने आपको पर यूनिट वॉल्यूम? 10⁻28। अब जब उनमें भगदड़ मची हुई है तो वो तमीज से थोड़ी चलेंगे लाइन से, वो तो टकराएंगे, और टकराएंगे तो हीट प्रोड्यूस होगी। अरे होगी ना भाई, समझ में? तो वो जो टकराएंगे आपस में तो फ्लो में रेजिस्टेंस भी तो आएगा। हम उस रेजिस्टेंस की बात करेंगे, रेजिस्टिविटी की बात करेंगे, कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी की बात करेंगे, और उनके उन पैरामीटर्स की बात करेंगे जिन पे वो डिपेंड करेंगे। ये छोटी छोटी चीजें हैं। समझ में आ गई बात? सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि जब किसी भी कंडक्टर के अक्रॉस आप कोई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई नहीं करते हो, तो जब हमने लास्ट क्लास में जहां खत्म किया था हम वहां से जनरली शुरू करेंगे। याद है कुछ मैंने कहा था कि वो 10⁵ ऐसा आया था कुछ जाते जाते? ऐसा कुछ नहीं आया था। लिखो, लिखो, लिखो। माइक्रोस्कोपिक पैरामीटर्स ऑफ करंट, माइक्रोस्कोपिक पैरामीटर्स ऑफ करंट, माइक्रोस्कोपिक पैरामीटर्स ऑफ करंट। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अब सुनिएगा ध्यान से, पहला पॉइंट लिखिए। मोशन ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स, मोशन ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स, मोशन ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्टर without application of electric field, motion of the free electrons in conductors without application of electric field। अब मैं एक छोटी सी बात आपको समझाऊंगा जो बहुत जरूरी है, और ये कंक्लूजन है। देखो, एक बहुत है ना, दो चीजें होती है, किसी भी कंसेप्ट को इन डेप्थ स्टडी करना और इन डेप्थ स्टडी करने के बाद उसको कंक्लूड करना। कंक्लूजन जब आ जाता है तो कंक्लूजन फॉलो करने के लिए होता है, अकल लगाने के लिए नहीं होता। न्यूटन ने कंक्लूजन कर दिया था कि यार ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर है, तुम फॉलो ही कर रहे हो उसको। वो m1 m2 कहां से आया था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर कहां से आया था, वो तुम्हारे बस की बात नहीं है ना हमारे बस की बात। वो न्यूटन ने 18-19 साल काम करके निकाला था, तो हम फॉलो ही कर रहे हैं ना उसको। अब इसी तरह से कोई भी कंक्लूजन की बात आती है हम उसको फॉलो करते हैं। अब एक कंक्लूजन मैं आपको बताता हूं। अगर कोई भी पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है, ऐसे मोशन को बोलते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। क्या बोलते हैं? जैसे ये मार्कर ऐसे चल रहा है, दिस इज व्हाट, रेक्टिलिनियर मोशन। बट अगर ये ऐसे चल रहा होता, कर्वीलिनियर, कर्व्ड पाथ फॉलो कर रहा है ना, पर ट्रांसलेट भी हो रहा है। तो ट्रांसलेटरी मोशन के दो पार्ट होते हैं, एक होता है रेक्टिलिनियर बिल्कुल सीधा चले, एक होता है कर्वीलिनियर, ट्रांसलेट तो कर रहा है पर कर्व्ड पाथ फॉलो कर रहा है। कहानी क्लियर? ये ट्रांसलेटरी के दो पार्ट। ये पार्टिकल एक फिक्स पॉइंट के आसपास घूमे, व्हाट इज दिस? सर्कुलर मोशन। इस बॉडी को फिक्स कर दो और घुमाओ तो क्या है? रोटेशनल मोशन। यही ऐसे चले तो रोलिंग मोशन। नहीं समझ में आई बात? अब मोशन जब होता है तो उसके अलग अलग पाथ होते हैं। कभी भी आप देखिएगा, जो सबको आपको नजर आता है, यहां से इस मार्कर को छोड़ देता हूं तो जिधर फोर्स या एक्सेलरेशन है उधर ही चलेगा ये। इसका पाथ कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन। पर जिधर फोर्स या एक्सेलरेशन है, जो कि, अच्छा एक बात बताइए, नीचे की तरफ जो इस पे mg लगता है और जो g एक्सेलरेशन होता है वो कांस्टेंट है या वेरिएबल? यहां तो कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट है ना। g की वैल्यू 9.81 पढ़ते हैं ना हम लोग, तो हर दिन बदलते होगे तुम उसको। धन्यवाद, वो कांस्टेंट है ना, बहुत बढ़िया। तो वो कांस्टेंट है, तो अगर मैं यहां छोड़ दूं इसको तो स्ट्रेट लाइन ट्रेवल करेगा। पर जिधर एक्सेलरेशन है उसके अलावा किसी भी डायरेक्शन में फेंक दे, ऐसे फेंक दे, ऐसे फेंक दे, ऐसे फेंक दे, पाथ कैसा होता है? पैराबोला। कैसा होता है? अब यह कंक्लूजन निकालना है अपन को। हमारी फिजिक्स में जहां कहीं पे भी कांस्टेंट एक्सेलरेशन के किसी एंगल पर वेलोसिटी होगी, व्हाटएवर बी द एंगल, 90 होना चाहिए बस, सॉरी, वो जो है उसके पैरेलल या एंटी पैरेलल नहीं होना चाहिए। जैसे ये छोड़ दूंगा पैरेलल,
ऊपर फेंको तो एंटी पैरेलल ना, इसके अलावा किसी भी एंगल में फेंक दो, पाथ कैसा होगा? ये कंक्लूजन है, इसको फॉलो करना होता है। जहां कहीं भी तुम्हें कोई न्यूमेरिकल ऐसा मिल जाए, वो पाथ पूछ ले, कई बार सवाल आता है, इक्वेशन ऑफ पाथ की बात करता है, आप प्रूव करने में उलझ जाते हो, और वहां लिखा होता है कि ऑप्शन में पैराबोला। क्यों लिखा होगा पैराबोला? कि साहब एक तरफ v था और किसी एंगल पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट था, जहां कहीं भी ऐसा होगा पाथ कैसा होगा, सेट कर लेना दिमाग में। कहानी क्लियर? अब बात को समझिएगा। मान लीजिए मेरे पास ये कंडक्टर है, इस कंडक्टर ये एंड्स है लाइक दिस, और इस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो जिगजैग पाथ फॉलो कर रहे हैं। क्या पाथ फॉलो कर रहे हैं? तो सुनिएगा ध्यान से, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, यहां इलेक्ट्रॉन था, यहां से टकराया, इस डायरेक्शन में चल के यहां आया, यहां से टकरा के इधर आया, यहां से टकरा के इधर जाएगा, फिर यहां से टकरा के इधर आ गया, और यहां से टकरा के इधर चला गया। अब कुछ चीजों की मैं बात करूंगा। देखिए, जब ये यहां से यहां तक चला, पॉइंट 1 से पॉइंट 2 तक, तब क्या टकरा रहा है? बोलो ना यार। यहां से यहां तक इसके पाथ में कोई रेजिस्टेंस नहीं, कोई कोलिजन नहीं है, वो फ्रीली मूव करता है। तो यहां से यहां तक के पाथ को बोलते हैं फ्री पाथ। क्या बोलते हैं? इसको लेमडा 1 बोलूंगा। फिर जब वो यहां से यहां चला, ये वाला, ये लेमडा 2 है, ये भी फ्री पाथ है। आई बात समझ में? फिर यहां से यहां चला, ये लेमडा 3 है, ये भी फ्री पाथ है। यहां से यहां चला, लेमडा 4, इट इज फ्री पाथ। यहां चला, लेमडा 5, इट इज ऑल्सो फ्री पाथ। ध्यान से समझना। और इन सभी फ्री पाथ का जो एवरेज होता है उसको बोलते हैं मीन फ्री पाथ। क्या बोलते हैं? और मीन निकालने का तरीका क्या होता है? कि सबको सम कर दूं, लेमडा 1 प्लस लेमडा 2 प्लस लेमडा 3 अप टू दी पूरा लिख ले, लेमडा 4 प्लस लेमडा 5 डिवाइडेड बाय 5 हो जाएगा ना ये। अगर मान लीजिए ये तो मैंने 4-5 ही बनाए, ये एन तक होगा तो क्या लिखूंगा? बोलो ना भाई, डैश 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 लेमडा एन होल डिवाइडेड बाय एन। दिस कैन बी रिटन एज व्हाट? लैम्डा मीन। इसको बोलते हैं मीन फ्री पाथ। क्या बोलते हैं? मीन फ्री पाथ। मतलब कहानी सिंपल सी है कि दो सक्सेसिव कोलिजन्स में जो पाथ लेंथ होती है वो सब जगह बराबर नहीं होती, अलग अलग होती। और जब वो अलग अलग होगी तो उसका एवरेज निकाला जाएगा। और इस मीन फ्री पाथ की जो वैल्यू होती है, एवरेज वैल्यू, एवरेज वैल्यू जो इसकी होती है वो होती है 10 एंगस्ट्रॉम। क्या होती है? ये सारे डेटा याद रखना है। क्या होती है? 10 एंगस्ट्रॉम। एक और बात समझिएगा, जब ये यहां से यहां चला, मैंने पिछली क्लास में आपको समझाया था कि जहां कहीं भी रैंडमनेस है वहां काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के रूल्स लगते हैं। और जिनको नहीं पता है याद रखा करो। ऐसे धीरे धीरे कलेक्शन ऑफ कंसेप्ट होता है कि साहब मुझे तो पता नहीं, मैंने तो केटीजी पढ़ा ही नहीं है, मुझे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस आता ही नहीं है। नहीं आता होगा तेरे को, तो जो अभी बताया जा रहा है आज के बाद इसको याद रखना है कि अगर कोई भी पार्टिकल है और वो किसी टी टेम्परेचर पे मूव कर रहा है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी लिखी जाती है 3/2 kT से। क्या लिखी जाती है? समझना ध्यान से। अब यहां इलेक्ट्रॉन भी एक पार्टिकल है ना, और इस मेटल का जो टेम्परेचर है, ये टेम्परेचर मैंने टी कंसीडर कर लिया। समझ में आई बात? तो एट टेम्परेचर टी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ every electron is equals to 3/2 kT। क्या होती है? 3/2 kT। क्या काइनेटिक एनर्जी को हाफ एम वी स्क्वायर लिखते हैं? तो ये हो गया हाफ एम वी स्क्वायर। क्या 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा? तो बेटा v की वैल्यू क्या आएगी? अंडर रूट ऑफ 3 kT/m। दिस इज द स्पीड ऑफ एवरी पार्टिकल। मैं सिर्फ इलेक्ट्रॉन की बात नहीं कर रहा हूं, एवरी पार्टिकल एट रूम टेम्परेचर और एनी टेम्परेचर टी। अगर जो तुम्हारे वो 10 पार्टिकल चल रहे होते हैं ना हवा में, वहां टेम्परेचर टी है, उसका मास अगर तुझे मिल जाए तो उसकी स्पीड निकाल सकता है। पोलन ग्रेन्स अगर हवा में जिगजैग पाथ फॉलो कर रहे हैं, उसका मास तुझे मिल जाए, टेम्परेचर मिल जाए, उसकी स्पीड निकाल सकता है। इलेक्ट्रॉन चल रहा है, इसकी स्पीड निकाल सकता है। कंटेनर के अंदर गैसेस मॉलिक्यूल चल रहा है, उसकी स्पीड निकाल सकता है। whenever there is a randomness of the particle, this formula is valid। जरा मुझे बताइए, एट रूम टेम्परेचर, एट रूम टेम्परेचर कितना होता है बताइए? 300 केल्विन और 27 डिग्री सेंटीग्रेड ना। अरे बोलो भाई। चलिए, क्या मैं V की चर्चा कर सकता हूं इलेक्ट्रॉन के लिए? बताओ बच्चा पार्टी। 3 K की वैल्यू कितनी? 38 इंटू 10 की पावर -23 इंटू T कितना?
300। मास बताइए इलेक्ट्रॉन का, 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 विल गिव्स व्हाट, 10 टू द पावर 5 और अप्रोक्सीमेटली 100 किलोमीटर पर सेकंड। ये किसमें, मीटर पर सेकंड। तो ह्यूज स्पीड है ना। पर एक बात बताइए, क्या आपको पता है कौन सा इलेक्ट्रॉन किस टाइम पर किस डायरेक्शन में चल रहा है? नहीं पता। तो हर इलेक्ट्रॉन की हर डायरेक्शन में चलने की प्रोबेबिलिटी बनती है, और जब आप ऐसा करते हो तो हर पॉसिबल डायरेक्शन में वेलोसिटी आएगी, और जब हर पॉसिबल डायरेक्शन में वेलोसिटी आएगी तो उन सबका एवरेज वेलोसिटी जीरो मिलेगा। आप एक सिंपल बात करो, ये मेटालिक पेन है, क्या ये रेस्ट पे है? तो इसमें जितने भी पार्टिकल्स होंगे उन सबकी वेलोसिटी का वेक्टर सम जीरो होगा ना। अगर वेक्टर सम जीरो नहीं हुआ तो इसके अंदर मोशन आ जाएगा। नहीं समझ में आई बात? तो अगर कोई भी मेटल रेस्ट पे है तो उसमें जितने भी पार्टिकल जिगजैग पाथ फॉलो कर रहे हैं, उन जिगजैग पाथ फॉलो करने वाले पार्टिकल्स की जो स्पीड है वो स्पीड तो 10 की पावर 5 मीटर पर सेकंड होगी रूम टेम्परेचर पर वेलोसिटी वेक्टर होता है। अरे यार, वेलोसिटी क्या होता है? एक बात बताइए, एक कार यहां से वहां तक जाती है, या एक पार्टिकल है यहां से यहां आता है 10 मीटर पर सेकंड से, यहां पहुंचा, अब अगले 10 मीटर पर सेकंड वापस यहां आ गया। मुझे बताइए यहां तक आने तक एवरेज स्पीड कितनी? स्पीड, मैंने पिछली क्लास में एक चीज बताई थी कि अगर कोई चीज कांस्टेंट हो तो उसकी एवरेज और इंस्टेंटेनियस वैल्यू सेम होती है। तो क्या इधर से उधर 10 मीटर पर सेकंड स्पीड थी? क्या उधर से 10 मीटर पर सेकंड स्पीड है? तो गरीबों एवरेज भी 10 ही आएगी ना स्पीड। लेकिन एवरेज वेलोसिटी होती है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन, तो जब यहां से वहां जाके वापस यहां डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? जीरो। तो जब किसी के पास स्पीड एग्जिस्ट करे तब एवरेज वेलोसिटी जीरो हो सकती है ना भाई। क्या इन सभी इलेक्ट्रॉन्स के पास उतनी स्पीड है पर उन सबकी एवरेज वेलोसिटी क्या है? जीरो। क्योंकि एवरेज वेलोसिटी जीरो है तो एवरेज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज क्या होगा? जीरो। इसीलिए उसमें कोई नेट करंट एग्जिस्ट नहीं करेगी। फिर से बात करते हैं, एवरेज स्पीड कितनी निकल गई रूम टेम्परेचर पर? 10 की पावर 5 मीटर पर सेकंड, दैट इज व्हाट, 100 किलोमीटर पर सेकंड। दिस इज व्हाट, एवरेज स्पीड, नॉट एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? जीरो। और जब एवरेज वेलोसिटी जीरो है तो नेट रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज क्या होगा? जीरो। इसलिए नेट करंट क्या होगी? जीरो। मतलब आपने जब कोई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई नहीं कर रखा तब सभी इलेक्ट्रॉन जिगजैग पाथ फॉलो जरूर कर रहे हैं, लेकिन उन सभी की नेट वेलोसिटी क्या मिलेगी? जीरो। नेट चार्ज फ्लो क्या मिलेगा? जीरो। इसलिए नेट करंट क्या मिलेगी? जीरो। एनी डाउट टिल नाउ? अब एक और बात समझना, ये अपन ने बात कर ली यहां से यहां तक, इसको क्या बोलते हैं? थर्मल और रैंडम स्पीड। अभी बात करूं, रुक जाओ अभी। एक चीज और होती है बच्चा पार्टी, सुनो ध्यान से। जब वो यहां से यहां चला, यहां से यहां चला, तो दो सक्सेसिव कॉलिजन्स के बीच का जो टाइम होता है तब वो टकरा नहीं रहा होता है, और जब वो टकरा नहीं हो रहा होता तो फ्रीली चल रहा है, तो वो रिलैक्स कर रहा होता है। हम उसको बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। क्या बोलते हैं? तो यहां से यहां तक का रिलैक्सेशन टाइम टो वन, टो टू, टो थ्री, टो फोर, टो फाइव, इस तरह से अगर एन तक था तो इन सभी का जो एवरेज होता है उसको बोलते हैं एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। क्या बोलते हैं? एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। अभी हम इसको कॉपी करेंगे, पर जो टॉ की एवरेज वैल्यू आएगी, टो से डिनोट करते हैं, ये क्या मिलेगा? टो वन प्लस टो टू अप टू दी टो एन होल डिवाइडेड बाय एन ना, वहां कैपिटल लिखा था, यहां भी कैपिटल लिख देते हैं। दिस इज व्हाट, बोलो ना, रिलैक्सेशन टाइम। और इसकी जो ऑर्डर होती है वो 10 की पावर माइनस 14 सेकेंड होती है। कितनी होती है? 10 की पावर माइनस 14। इतने कम टाइम के अंदर दो इलेक्ट्रॉन या तो आपस में टकरा जाते या इलेक्ट्रॉन आयन से टकरा जाता है। नहीं समझ में आया? नहीं आया समझ में ना? नहीं आया? आगे समझ में? या तो मैं तेरे से पूछ लेता हूं या तुम मुझसे पूछ ले। इतने मासूम बच्चे हैं लोग दुनिया में, सोचो आप। अच्छा एक बात बताओ, सुनो ध्यान से। वही स्टेडियम में चलते हैं वापस। अरे एक स्टेडियम है बड़ा सा, सुन लो ध्यान से, वरना नहीं समझ में आएगा। एक स्टेडियम है बहुत बड़ा, उस स्टेडियम में मैंने 1 लाख लोग छोड़ दिए। कितने छोड़ दिए? तेरे से पूछूंगा मैं भी, सुन लेना ध्यान से। कितने लोग छोड़ दिए? और उसके सारे दरवाजे बंद कर दिए। बड़ा सा स्टेडियम था,
1 लाख लोग उसमें छोड़ दिए ग्राउंड में अपन ने, और सारे दरवाजे बंद कर दिए, और उस स्टेडियम के अंदर हर 1 मीटर की डिस्टेंस पे पोल्स गड़े हुए हैं जमीन में। हेलो, 1 लाख लोग हैं तो 1 लाख ही पोल गाड़ दिए। हाँ, वहीं जाने वाले जो तुम सोच रहे हो, चिंता मत करो। और किसी ने बीच में अफवाह उड़ा दी कि कहीं पे बम फूट गया या फूटने वाला है। फूट जाएगा तो फिर कौन भागेगा? फूटने वाला है। अगर किसी ने अफवाह उड़ा दी बम फूटने वाला, तो क्या होगा बताइए? भगदड़ मचेगी। तो वो आपस में टकराएंगे और पोल से भी टकराएंगे। वो जो लोग हैं ना, वो तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, और वो जो पोल्स है ना, वो फिक्स्ड आयंस। किसी भी मेटल के अंदर अगर 10⁻28 फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम एग्जिस्ट करते हैं, तो अगर वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, तो जितने नेगेटिव चार्ज है उतना ही पॉजिटिव आयन भी फिक्स देना। पर पॉजिटिव आयन अपनी जगह फिक्स रहते हैं लेटेस्ट स्ट्रक्चर के अंदर, और इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं मूव करने के लिए। कहानी क्लियर? तो वो जितने भी फ्री लोग हैं वो तो क्या है? बोलो ना यार, क्या है वो? इलेक्ट्रॉन्स। और पोल्स क्या है? आयंस। जब वो चलेंगे तो क्या आपस में टकराएंगे? पर वो पोल से भी टकराएंगे ना। तो कब कौन किससे टकराएगा आप नहीं बोल सकते, पर टकराएंगे जरूर। और उन कॉलिजन्स की वजह से उनको जो छोटा छोटा स्पेस मिलेगा वहां से भागने की कोशिश करेंगे। इधर भागा, इधर आदमी आ गया, इधर दौड़ा, इधर पोल आ गया, फिर इधर दौड़ा। पाथ कैसा होगा? जिगजैग। कैसा पाथ होगा? वही जिगजैग पाथ मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन फॉलो कर रहे होते हैं। अब अगर सारे दरवाजे बंद हैं तो क्या वो बाहर निकल पाएंगे? नहीं निकल पाएंगे ना। तो सब जगह दौड़ते जरूर रहेंगे वो, पर किसी भी डायरेक्शन में कोई नेट फ्लो। फिर एक आवाज आई कि ईस्ट वाला दरवाजा खुल चुका है। नाउ व्हाट हैपेंड? ऑल द पीपल्स विल ट्राई टू मूव टुवर्ड्स द ईस्ट। नहीं समझ में आई बात? अब क्या होगा? एक लाइन अगर आप खींच दोगे, तो पहले अगर सब तरफ लोग बराबर थे, तो उस लाइन के इधर जिधर दरवाजा खुला तो लोग ज्यादा होंगे। अब उनकी ड्रिफ्टिंग चालू हो जाएगी डायरेक्शन। नहीं समझ में आई बात? यही दुनिया करंट की है। यही दुनिया एग्जैक्टली करंट की। अब मैं यहां एक बात आपको मैंने समझा दिया कि जितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम अवेलेबल होते हैं, उतना ही फ्री चार्ज भी फिक्स्ड आयन फॉर्म में अवेलेबल होता है ड्यूरिंग द मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ना सिर्फ वो आपस में टकराते हैं, आयन से भी टकराते हैं, और इन कॉलिजन्स की वजह से उनका पाथ कैसा होता है? जिगजैग। one more very very important thing, when the peoples are continuously collide with each other and as well poles also. हेलो, पसीना पसीना आ गया ना? हीट प्रोड्यूस होगी। एंड सेम थिंग हैपनिंग इन द वायर। जब करंट फ्लो होती है, टकराते हैं, हीट प्रोड्यूस होती है। थर्मल इफेक्ट ऑफ करंट। कुछ समझ में आई बात? तो ये सिंपल सी कहानी है। अब हम वापस आते हैं यहां पर। सबसे पहले आप ये डायग्राम बनाइए। पहले सिर्फ डायग्राम बनाना है, जल्दी से बना लो फटाफट। बना लिया? हाँ जी, चलिए लिखिए अब आगे। नहीं लिखोगे? वो सब मैं लिखाऊंगा तमीज से। अरे अच्छा, जब तुम्हें मेरे साथ साथ लिखना होता तो तुम लिखोगे नहीं, है ना? और जब मैं बोलता हूँ भाई माइक्रोस्कोप एनालिसिस की बात की जाए, ध्यान से समझ लेना, तब आधा अधूरा कॉपी कर लोगे फिर। मैंने आपसे क्या कहा? पूरे करंट के जो कंसेप्चुअल सवालों का बेस्ड है वो आज और कल वाली क्लास में रहेगा। उसके बाद बहुत सिंपल है दुनिया। फिर तो करंट फ्लो करेगा, इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकाल लो, फालतू की बातें करते रहो, वो सिंपल सिंपल चीजें निकल जाती है ना। 10th में भी तो किया था अपन ने। तो 10th का नाम मत लिया करो आप, गलत बात। लॉकडाउन था। हाँ, ये डायलॉग बहुत फेमस है ना, हम तो बाईपास करके आए थे, पास करके थोड़ी आए थे। चलो चलो कोई बात नहीं, लिखो लिखो। एट रूम टेम्परेचर, फटाफट लिख चलना बेटा, आराम से लिखेंगे लेकिन साथ साथ लिखते रहना। एट रूम टेम्परेचर all the free electrons of the metal, all the free electrons of the metal continuously moving along zigzag path
continuously moving along zigzag path with random or thermal speed with random or thermal speed 10 to the power 5 meter per second. 10 to the power 5 मीटर पर सेकंड. आगे लिखना नेक्स्ट पैराग्राफ में. ड्यूरिंग दिस मोशन average velocity of all the electrons is zero. During this motion average velocity of all the electrons is zero. That's why net rate of flow of charge is zero. That's why net rate of flow of charge is zero. Hence current is zero. एवरेज वेलोसिटी क्या आएगी? जीरो. नेट रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज क्या आएगा? जीरो. करंट क्या आएगा? जीरो. यहां तक कहानी क्लियर है? अब हेडिंग डालिए रैंडम और थर्मल स्पीड, और उसके बाद अपन इसको कॉपी करेंगे, इस आर्ग्यूमेंट को. जल्दी करना. रैंडम और थर्मल स्पीड, कोई बात नहीं, वो उससे आगे पीछे फर्क नहीं चलेगा. किसी ने अगर कॉपी कर भी रखा कोई दिक्कत नहीं है, ये बाद में कॉपी कर लो. रैंडम और थर्मल स्पीड, और कॉपी कर लो जल्दी से. सब चर्चा करेंगे, चिंता मत, सारी चर्चा की जाएगी. बढ़ जाए आगे. कर लिए कैलकुलेशन ना? बढ़ जाए. लिखिए मीन फ्री पाथ. मीन फ्री पाथ. मीन फ्री पाथ लिखिए. एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल्ड, मीन फ्री पाथ, एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल्ड by electrons, average distance traveled by electrons between two successive collisions, average distance traveled by electrons between two successive collisions called as mean free path. अब हम ये वाली छोटी सी कैलकुलेशन लिख लेंगे, है ना, ये वाला जो अपन ने यहाँ व्हाइट कलर से लिखा हुआ है, ब्लू कलर से लिखा हुआ है. इसका ऑर्डर जरूर याद ना, 10 एंगस्ट्रॉम ना. अरे कोई बात नहीं, लिख लिया तो. आज वाली क्लास में फ्रीडम है, पहले मैं समझाऊंगा, बाद में कॉपी करोगे. पहले बोलना था.
नहीं, इसमें फिर वो बाद में दिक्कत आती है कंसेप्चुअल सवालों में, क्योंकि सारी चीजें यहीं से राइज होंगी। बना लिया? बढ़े आगे। अब लिखिए रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम देखिए, इट इज द टाइम टेकन या मीन वैल्यू ऑफ टाइम टेकन, सॉरी, इट इज द मीन वैल्यू ऑफ टाइम टेकन between two successive collisions. It is the mean value of time taken between two successive collisions. बना लीजिए। ऑर्डर क्या होता है? 10 की पावर माइनस 14, 10 की पावर माइनस 14। ये वाली क्या लिखा अपन ने? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अभी कंडक्टर में आपने कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किया, कोई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई नहीं किया। जैसे मान ले ये मेटल होती है ना, यहाँ पड़ी हुई है ऐसे, हम इसमें कोई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई नहीं किया, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किया। अभी इसके अंदर, मेटल के अंदर किस तरह से मोशन फॉलो कर रहे होंगे इलेक्ट्रॉन, हम उसको स्टडी कर रहे हैं। फिर अभी अपन बाद में पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे ना, बैटरी बैटरी लगाएंगे तो करंट फ्लो करेगी, तब अलग होता है तरीका। ठीक है, बढ़ जाए आगे। अब सुनिएगा ध्यान से। अब हम वापस उस कंसेप्ट पे आते हैं जो हमने क्लास के स्टार्टिंग में बात की थी। मैंने आपसे कहा था कि किसी भी डायरेक्शन में स्पीड हो या वेलोसिटी हो और किसी एंगल पर कांस्टेंट एक्सेलरेशन आ जाए तो पाथ क्या हो जाता है? पैराबोलिक। नाउ इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहां इंट्रोड्यूस होगा कंसेप्ट ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या कंसेप्ट ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी? अब ध्यान से समझिएगा। मैं फिर से एक कंडक्टर लूंगा, अभी समझिए ध्यान से सब लोग। करंट इलेक्ट्रिसिटी एज कंपेयर टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बहुत सिंपल चैप्टर है, लेकिन जैसा कि आप जानते हो, रट्टू तो मेरी क्लास में फिर मारे जाते हैं। समझो, डाउट आए पूछो। तुम 2 बार पूछोगे, मैं 2 बार बताऊंगा। 4 बार पूछोगे, 4 बार बताऊंगा। पर तुमने हाँ कर दिया, मेरे समझ में आ गया तो मैं मान लूंगा समझ में आ गया। अब मैं किताबों से टिक करता ही नहीं हूँ पेपर, मैं तो रोजाना पढ़ाता हूँ, रोजाना 2 सवाल बनाता हूँ घर। तो आज जो जो भी पढ़ा रहा हूँ, जो जो मैंने सिखाया उस पर सवाल बनाऊंगा। तो अगर तुम ये उम्मीद करके बैठोगे कि यार 4 सवाल ईएलपी से मिल जाएंगे, इसका आंसर सी होता है, तो फंस जाओगे ना। इसलिए जो क्लियर करना है यहाँ क्लियर कर लेना। समझना है बात? अब हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे, ध्यान से समझना। मान लीजिए कंडक्टर था, इसमें आपने एक इस तरह से कोई बैटरी वगैरह लगा दी। अब हमारी वो जो छोटी क्लास होती थी, याद करो कि जब आप 10th क्लास में, थोड़ा सा मैं बार बार 10th का नाम लूंगा, उसमें एक डायग्राम बना होता है। इनफैक्ट आपकी 12th की क्लास में भी डायग्राम बना होता है कि जब एप्लीकेशन नहीं थी इलेक्ट्रिक फील्ड की, जब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं अप्लाई कर रखा था, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं अप्लाई कर रखा, तो जिगजैग पाथ होता है। फिर आपसे कहा जाता है कि साहब जब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया, तो वो कहते हैं कि साहब इस तरह से कुछ होता है कि ये हमारा कंडक्टर था, इस तरह से समझना ध्यान से, ये कंडक्टर है आपका, और इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं जो पहले रैंडम पाथ फॉलो कर रहे थे। अगर ये प्लस है, ये माइनस है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हायर से लोअर की तरफ आएगा ना। और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इधर आया तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है तो फोर्स उल्टा लगेगा, तो वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में चलना शुरू कर देंगे ऐसे। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन और ऐसे लीनियर मोशन बना रखा होता है उनको, जो कि ब्लंडर होता है। ऐसा कुछ नहीं होता। ऐसा नहीं कि सब पहले इलेक्ट्रॉन मर्जी में इधर भाग रहा था, उसको पता लगा आपने इलेक्ट्रिक लगा दिया, सब लाइन से खड़े हो जाओ अब चलते हैं अपन। हेलो, ऐसा कुछ नहीं होता है। असली कहानी क्या है हम उसकी बात करते हैं कि जैसे ही आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हो, बेटा ये प्लस है ये माइनस है, तो ये प्लस और ये माइनस हो जाएगा ना। अब सुनिए, पहले जो पाथ था इलेक्ट्रॉन का, पहले मैं उसकी बात कर रहा हूं। देखिए, ये जो हमारा पाथ था, पहले इलेक्ट्रॉन यहां से चला, यहां यहां आया, फिर यहां जाता है, फिर यहां आता है, और फिर इलेक्ट्रॉन यहां जाता है। ये कॉलिजन्स पहले थी, ऐसा पाथ फॉलो कर रहा था। क्या इन सबके पास वी है?
बोलो ना यार। और वो 10⁵मीटर पर सेकंड है। बहुत धन्यवाद आपका। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल? क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में आएगा? यार जब इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगा, ई इस तरफ आ गया, तो क्या ये जो इलेक्ट्रॉन है, जब ये यहां से यहां तक वी से चल रहा था ड्यूरिंग दिस मोशन, इस पे क्यूई फोर्स इधर लगेगा? बोलो ना यार। इलेक्ट्रॉन पे लगातार फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा होगा ना, क्यूई। क्या क्यूई, क्यू कांस्टेंट है, चार्ज चार्ज कांस्टेंट है इलेक्ट्रॉन का? क्या ई कांस्टेंट है? तो क्यूई बाई एम मतलब एक्सेलरेशन, वो भी क्या होगा? तो क्या आपके पास, आपके पार्टिकल के पास पहले से स्पीड थी, अब क्या कोई कांस्टेंट एक्सेलरेशन आ गया और उनके बीच में एंगल है, तो पाथ स्ट्रेट लाइन होगा या पैराबोलिक होगा? डेफिनेटली पैराबोलिक होगा। कैसा होगा? अब एक इंटरेस्टिंग चीज है, आप इमेजिन करें कि आपने किसी चीज को यहां से छोड़ा, एक पत्ता था, सूखा पत्ता या कागज था, उस कागज को आपने यहां से छोड़ दिया नीचे, सीधा नीचे गिर गया। पर इधर हवा चल रही होती तो क्या वो ऐसे गिरता? कुछ शिफ्ट हो जाता है ना कुछ, क्योंकि हवा एक लगातार एक फोर्स लगाई इधर। होगा क्या, जब आपका इलेक्ट्रॉन यहां से टकरा करके यहां जाएगा, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, तो ड्यूरिंग दिस मोशन, पहली बात तो ये क्लियर कर लीजिए, इसका जो पाथ होगा वो स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, बल्कि जब इधर चलेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपने इधर लगाया, इधर फोर्स लगेगा ना, तो ये इधर थोड़ा सा यहां से चल के ऐसे पैराबोलिक पाथ फॉलो करता हुआ यहां पहुंचता है, बजाय यहां पहुंचने के थोड़ा शिफ्ट हो गया ना इधर, क्यों लगातार फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा होगा। फिर यहां स्ट्रेट पाथ फॉलो करने के बाद पैराबोलिक पाथ फॉलो करेगा और यहां पहुंचेगा, फिर इस पाथ को पैराबोलिक फॉलो करेगा और यहां पहुंचेगा, फिर पैराबोलिक फॉलो करेगा, यहां पहुंचेगा, फिर पैराबोलिक फॉलो करेगा और यहां पहुंचेगा। असल चीज क्या हुई, अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ये सारा का सारा पैटर्न जो पहले ऐसे स्ट्रेट स्ट्रेट था, वो पूरा इधर शिफ्ट हो गया। अरे यार, इस शिफ्टिंग की जो स्पीड होती है उसको बोलते हैं ड्रिफ्ट स्पीड। अब आप मुझे बताइए, पहले मीन वेलोसिटी क्या मिल रही थी सारे की? जीरो ना। अब क्या होगा अगर आप एक एरिया क्रॉस सेक्शन बना दोगे, तो ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रिफ्ट हो रहे होंगे ना, तो उस एरिया से ड्रिफ्टिंग की वजह से एक फिक्स डायरेक्शन में फ्लो होंगे नहीं होंगे? क्या किसी एरिया से फिक्स रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज आएगा? अब करंट आएगी, और इस शिफ्टिंग की जो स्पीड होती है वो 10⁻⁻⁴मीटर पर सेकंड होती है। क्या होती है? 10⁻, समझ लो, 10⁻⁻⁴, 0.0001। इतनी कम स्पीड की वजह से जो करंट प्रोड्यूस होती है उसकी स्पीड पता है कितनी होती है? बहुत इंटरेस्टिंग चीज नहीं है? आप मुझे दिमाग में नहीं आती ऐसे बात यार, रैंडम स्पीड 10⁵मीटर पर सेकंड थी, हेलो, उसकी वजह से करंट नहीं आ रही है, और जिसकी वजह से करंट आ रही है वो इतनी गरीब है, 10⁻⁴। तो फिर मैं यहां जब बटन दबाता हूं तो यहां से 1 किलोमीटर दूर लगा हुआ बल्ब उसी वक्त क्यों जल जाता है जब मैंने बटन दबाया? जिस स्पीड की वजह से करंट आ रही है वो स्पीड बहुत कम है, लेकिन करंट की स्पीड बहुत ज्यादा होती है। एक्चुअली द स्पीड ऑफ करंट इज द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज द स्पीड ऑफ लाइट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, कुछ समझ में आई? वंस अपॉन अ टाइम, नाम तो सुना ही होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नहीं सुना? नहीं सुना? तू नहीं भी सुने ना तो कहते हाँ मुझे सुना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नाम नहीं सुना कभी भी? वो देखो, वो टल्ला मारे, बता, बोलते बोलते सुना, मैंने, मुझे मुझसे पूछेंगे अभी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की ऑसिलेशन से बनने वाली जो वेव्स होती हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की स्पीड इलेक्ट्रिक फील्ड की स्पीड के बराबर होती है। एक्चुअली जो हम स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बोलते हैं ना, लाइट की स्पीड 3 × 10⁸मीटर पर सेकंड, नहीं बोलते उसे? ये तो सुना होगा, 3 × 10⁸ ये तो पता है ना आपको? अरे नहीं पता, ये याद रख लेना यार, 3 × 10⁸मीटर पर सेकंड होती है स्पीड ऑफ लाइट। ये स्पीड इलेक्ट्रिक फील्ड की होती है। नाउ इंटरेस्टिंग चीज इस बात फिर आप समझना, मैं एक छोटा सवाल आपसे पूछूं कि बेटा जी मेरे पास एक यूट्यूब है, वो नहीं जिसको तुम रोजाना देखते, यूट्यूब भी बड़ी अजीब है। अब सुनो, इसमें मैंने पानी भर दिया, तो क्या इस यहां तक पानी भरा हुआ तो लेवल यहां तक ही होगा ना? अब हम एक काम करते हैं,
मैं यहां से कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर डाल रहा हूं, हेलो, तो क्या इससे ऊपर लेवल तक पानी भर सकता है? नहीं भर सकता ना। जैसे आप यहां पानी डालोगे उसी वक्त यहां से पानी निकल जाएगा, या ये कहेगा साहब मैं आ चुका हूं, थोड़ा रास्ता दीजिए, मुझे निकलना है उधर। यस सर। हाँ सर, ऐसा ही होगा। वो पानी आगे इकट्ठा होगा, फिर नीचे वाले को बताएगा देख रास्ता दे, मुझे निकल के जा। जिस वक्त आप पानी डालोगे उसी वक्त उधर पानी निकल जाएगा या टाइम लेगा? उसी वक्त निकल जाएगा ना, कोई टाइम लेग। अब बात को समझिए ध्यान से। अगर मैं आपसे ये कह रहा हूं, अगर मैं आपसे ये कह रहा हूं कि स्पीड ऑफ लाइट ही स्पीड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, क्या होती है? स्पीड ऑफ लाइट ही। मान लीजिए एक वायर है, और इस वायर की जो लेंथ है वो 3 × 10⁸ है। इमोशनल मत हो जाना, कहां से लाओगे इतना लंबा वायर, और इसे लंबा कैसे बांधोगे, वो दो पोल्स बताओ जो इतनी दूर लगे हुए, ऐसा कुछ नहीं है। 3 × 10⁸ अगर इसके टर्मिनल्स के बीच में मैंने प्लस माइनस के थ्रू यानी पोटेंशियल डिफरेंस के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया, 1 सेकंड में जैसे ही बटन दबाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी दूर तक लग जाएगा? स्पीड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? 3 × 10⁸ अच्छा, मीटर पर सेकंड समझ में आता है। बहुत बहुत धन्यवाद, एहसान है आपका। 1 सेकंड में 3 × 10⁸ मीटर चलेगा। 10 मीटर पर सेकंड का क्या मतलब हुआ? 1 सेकंड में 10 मीटर चला है यार। 3 × 10⁸ मीटर का क्या मतलब हुआ? 1 सेकंड में इतनी दूर तक इलेक्ट्रिक फील्ड लग जाएगा। तो यार मुझे बताओ, यहां बटन था, मान लीजिए यहां बल्ब था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड 1 सेकंड में यहां तक आ जाएगा क्या? तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड बटन वाले इलेक्ट्रॉन से बोलेगा भाई साहब देखो मैं आ चुका हूं, अब करंट लेके वहां जाना है, या सारे वायर में जहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड है वहां ड्रिफ्टिंग चालू हो जाएगी? हो जाएगी ना। जहां तेने बटन लगा रखा है और जितनी दूर तक वायर है, 1 सेकंड में इतना बड़ा वायर तो दुनिया के 4 चक्कर काट लेगा ये। 10⁸ है गरीबों, इतना बड़ा वायर है। आप सोचो, 1 सेकंड में इतना दूर तक इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, तो जैसे ही तेने स्विच ऑन किया इसकी भी ड्रिफ्टिंग होगी, सबकी ड्रिफ्टिंग एक साथ होगी ना, या उसमें टाइम लेग होगा? कोई टाइम लेग। तो जैसे तेने बटन दबाया उसी इंस्टेंट बल्ब को पता लग गया करंट आ गई। तो व्हाट इज द स्पीड ऑफ द करंट? 3 × 10⁸। ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है बच्चों के दिमाग में कि साहब स्पीड जो है, ड्रिफ्ट स्पीड जिसकी वजह से करंट फ्लो होती है वो तो बहुत छोटी है, फिर करंट की स्पीड इतनी ज्यादा क्यों है? कि भैया दुनिया का कितना भी लंबा तो वायर ले ले, उस वायर के अंदर जैसे बटन दबाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड 1 सेकंड में 3 × 10⁸ मीटर तक लग जाता है। मतलब 3 × 10⁸ मीटर तक के वायर के अंदर 1 सेकंड के अंदर करंट स्टार्ट। कुछ समझ में आई बात? देयर इज नो टाइम लेग। इसीलिए तुम मर्जी माता बल्ब लगाते अपने खानदान के घरों के अंदर, मोहल्ले में, गांव में, टाउन में, कहीं पे भी, यहां बटन दबा इमीडिएटली वहां पर बल्ब जल जाता है। कुछ समझ में आई बात? एंड दिस शिफ्टिंग ऑफ द पैटर्न, whatever the speed of the shifting of this pattern is called as what? Drift speed. अब मुझे बताइए, जब आप पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करोगे तो ड्रिफ्टिंग होगी ना। लिखिए, बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी हाँ चलिए, बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब जल्दी से डायग्राम बनाओ पहले। बन गया? ये थोड़ा सा है ना, यहां अपन यही मेंशन कर लेते हैं, ज्यादा बेहतर होगा। ये जो हमने डार्क कलर से बनाया, ये ना पाथ
of free electrons before इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये जो डॉटेड बना है क्या है? पाथ ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स आफ्टर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड। इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड, यहां लिखेंगे इट विल बी पैराबोलिक। क्या होगा ये? पैराबोलिक। बना लिया? तो आपने जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किया था, दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच का पाथ स्ट्रेट लाइन था। जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया तो वो पैराबोलिक हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड के एप्लीकेशन की वजह से इलेक्ट्रॉन लगातार अपने पाथ से डेविएट हुआ और उसने अपना पूरा का पूरा कोलिजन पैटर्न शिफ्ट कर लिया। उस कोलिजन पैटर्न के शिफ्ट करने की जो स्पीड होती है उसको क्या बोलते हैं? ड्रिफ्ट स्पीड। और वही रेस्पॉन्सिबल है किसके लिए? करंट के लिए। लिखो, व्हेन a potential difference is applied, when a potential difference is applied across the ends of the conductor, when a potential difference is applied across the ends of the conductor, all the electrons follows parabolic path between parabolic path between two successive collisions, between two successive collisions. During collisions, electrons are continuously experiences a constant electric force, continuously experiences a constant electric force opposite to the electric field, constant electric force opposite to the electric field. Due to this force, whole zigzag pattern, due to this electric force, whole zigzag pattern shifted with some speed, shifted with some speed, which is called as drift speed, which is called as drift speed. ब्रैकेट में लिखो, it is in the order of, it is in the order of 10 की पावर माइनस 4 मीटर पर सेकेंड, 10 की पावर 4 मीटर पर सेकेंड। अब सुनिएगा ध्यान से, इफ n is फ्री इलेक्ट्रॉन्स डेंसिटी, मेरे साथ साथ लिखते जाना, इफ n इज फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। याद रखिए, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। क्या होती है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, इसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो अगर गिवन वॉल्यूम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना हो तो एन को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। तो आप मुझे एक बात बताइए, जैसे मान, इसको जल्दी से लिखो, पहले मैं अगली स्लाइड पे आता हूं। लिख लिया ना ये? तो देखो यहां देखना ध्यान से, ये हमारे पास, हाँ जी, ये हमारे पास एक कंडक्टर है और इस
कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी n है, अगर इसकी लेंथ l है, कितनी है लेंथ l, इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर वो a है और इसके टर्मिनल्स के बीच में हमने एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया हुआ है v, इसकी लेंथ l है, आप मुझे बताइए यहां से, सुनिएगा मेरी बात को ध्यान से, इधर देख लो एक मिनट के लिए, यहां से यहां तक की अगर ये जो लेंथ है ये dx है, क्या है ये, तो इसका वॉल्यूम कितना बनेगा, dx इंटू ए ना, बोलो यार। तो इस स्मॉल एलिमेंट्री सेक्शन के अंदर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आएंगे वो कितने आएंगे, एक बात को समझिए, कुछ बच्चों को बाद में कंफ्यूजन होगा, इस ब्लू वाले से अगर मैं लूंगा तो, क्योंकि बहुत सारे न्यूमेरिकल्स एलिमेंट्री सेक्शन से सोल्व करने के बजाय होल वो सोल्व करता है, तो ज्यादा बेटर है, मैं आपको बहुत इससे आसान तरीका बताता हूं। आप ऐसे मान के चलें कि ये लेंथ एल थी, बताइए व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्टर, आप कहेंगे कि साहब इसका एन इंटू वॉल्यूम ना, कंडक्टर का वॉल्यूम कितना, ए इंटू एल ना, सिलेंडर है ना भाई, ए इंटू एल हो जाएगा ना, तो क्या लिखूं बताओ, ए एल ना, बोलना यार। अब सुनिए, ये तो क्या है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बोलो टोटल चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्टर, इन कंडक्टर, बताइए क्या होगा, क्या ई से मल्टीप्लाई कर दूं, जितना नंबर है उसको ई से मल्टीप्लाई कर दूं ना, क्या मिलेगा, एन ए एल ई। हमारे टीचर ने पता हमें कैसे याद करवाया था ये, कि बेटा ये नल होता है और नल के नीचे नाली होती है, अरे तो नल तो क्या है, टोटल नंबर ऑफ, और नाली क्या है, टोटल चार्ज। अब सुनिए ध्यान से, अगर मैं करंट की बात करूं तो क्या करंट की वैल्यू क्यू बाई टी होगी, तो क्यू कितना लिखूंगा, एन ए एल ई ना, और ये लिख दिया टी। अब क्योंकि आपने लेंथ एल ली है तो ये एल बाई टी क्या हो जाएगा, वी। तो ड्रिफ्टिंग से अगर इलेक्ट्रॉन यहां से यहां तक पहुंच रहा है तो ड्रिफ्ट स्पीड से तो पहुंचेगा ना, तो उसने टी टाइम में अगर एल डिस्टेंस ट्रेवल की तो इसको क्या लिख दूंगा, एन ए ई वी डी। बहुत इंटरेस्टिंग चीज पता है क्या है निकल के, सुनो ध्यान से, आई की वैल्यू क्या निकल के आई बताओ मेरे को, एन ए ई वी डी ना। एक बात बताओ मेरे को, फॉर अ गिवन कंडक्टर, सुनिए ध्यान से, क्या सब जगह करंट सेम होगी, अरे बेटा सब जगह सेम होगी ना यार, आई सेम होगा, क्या एन भी सेम होता है, अरे ये तो नेचर पर डिपेंड करता है ना यार, क्या ई भी सेम होता है, तो फॉर ए गिवन कंडक्टर ये पैरामीटर्स क्या होंगे, कांस्टेंट। तो आप मुझे बताओ आई अपॉन एन ई इक्वल टू क्या मिला, बोलो ना यार, ए इंटू वी डी ना, क्या ये सारे कांस्टेंट है, तो आप मुझे बताओ क्या ए इंटू वी डी जो है वो कांस्टेंट होगा, बोलो। तो ये तो ए वी का प्रोडक्ट कांस्टेंट आ गया, ए वन वी वन बराबर ए टू वी टू, नहीं समझ में आया, ए वन वी वन बराबर, हम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी पढ़ते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर, ए और वी का प्रोडक्ट क्या होता है, कांस्टेंट, यहां भी यही होगा। तो आप मुझे बताइए जहां एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा होगा वहां ड्रिफ्ट स्पीड कम होगी, और जहां एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होगा वहां ड्रिफ्ट स्पीड ज्यादा होगी। एक सिंपल सा केस बता दो मुझे, जैसे मान लो मैं आपसे कहता हूं कि मेरे पास एक वेरिएबल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का कंडक्टर है, लाइक दिस, ऐसा कंडक्टर है, जरा मुझे बताइए यहां और यहां हम बात करते हैं, ये कुछ एरिया ले लेता हूं अलग अलग में ना, यहां करंट I1 है, यहां करंट I2 है, यहां करंट I3 है, यहां का एरिया A1, यहां का एरिया A2, यहां का एरिया A3 है, बात को समझिए ध्यान से, यहां की करंट डेंसिटी J1, यहां की करंट डेंसिटी J2, यहां की करंट डेंसिटी J3 है। बताइए I1 I2 I3 के बारे में क्या ख्याल है, इक्वल ना, तो हम क्या लिखेंगे कि साहब देखिए I1 इक्वस टू I2 इक्वस टू I3 होगा, ये तो क्लियर हो गया, अरे बोलो ना यार, यहां की ड्रिफ्ट स्पीड VD1 है, यहां की ड्रिफ्ट स्पीड VD2 है, यहां की VD3 है, तो जब एरिया बढ़ेगा तो ड्रिफ्ट स्पीड,
तो बताओ क्या VD1 सबसे बड़ी होगी, देन VD2, देन सबसे छोटी क्या VD3 ना? क्या करंट डेंसिटी करंट पर यूनिट एरिया होती है? बोलो ना यार। अगर वो करंट पर यूनिट एरिया, करंट सब जगह सेम है, तो जहां एरिया ज्यादा वहां करंट डेंसिटी कम। जल्दी बताइए, क्या J1 सबसे बड़ा होगा? देन नहीं समझ में आई बात? हेलो, आई होप ये कहानी क्लियर हो गई होगी। एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। अब यहां से सारी चीजें चालू होंगी हमारी। तो आप जब नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो मेहरबानी करके, अभी अगली क्लास तक कोई होमवर्क नहीं है हमारे पास। जो क्लास में पढ़ा रहा हूं उसी का गोटा लगाना है। वो सवाल अच्छे से आने चाहिए, वो कंसेप्ट अच्छे से आने चाहिए। नेक्स्ट क्लास से आपका होमवर्क स्टार्ट हो जाएगा। समझ में आ गई बात? क्योंकि सारे जो न्यूमेरिकल्स बनते हैं, अब ये तुमको सॉल्ड एग्जाम्पल कर लेना, जो मैंने करवाए उससे रिलेटेड जो सॉल्ड एग्जाम्पल होंगे वो कर लेना बस। फिर अपन सिस्टमेटिक ELP और कंसेप्ट बिल्डर का होमवर्क चालू कर देंगे। पर अभी तक इन प्रैक्टिस को अच्छे से प्रैक्टिस करना। हेलो, आज वाली क्लास का कंटेंट ही इंपॉर्टेंट था, और आज वाली क्लास जो कल वाली क्लास को लिंक करेगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद चीजें फिर बहुत आसानी से चलेंगी। ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने पढ़ा समझा है। ये लो सर, आज तो यार गजब धोखा किया है। शुभम जैन, मास्टर प्रो +2। आए हैं क्या बेटा आप? शुभम जैन।